नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, इंडो पैसिफिक रीजन। क्यों अब इस टॉपिक को हम देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ था ऑन 4 जून 2020। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्चुअल समिट हुआ था, वो क्यों इंपॉर्टेंट है और इंडिया का इंटरेस्ट क्या है ऑस्ट्रेलिया में? इंडिया का इंटरेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में। एक है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया का आप लोकेशन देखना, यहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन दोनों को कनेक्ट करता है। सेकंड, इंडिया का इंटरेस्ट है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने एक मालाबार एक्सरसाइज किया था जहां पे इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस, ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी फोर्सेस जॉइंटली हमने मालाबार एक्सरसाइज किया था। देन एक क्वाड ग्रुपिंग है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। ये पूरा एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इन इंडो पैसिफिक रीजन। देन हेल्थ के सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया काफी पॉजिटिव एग्जांपल है कि कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे काफी डेवलप है। देन एजुकेशन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पब्लिकली फंडेड है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और फिर भी वर्ल्ड की टॉप इंस्टीट्यूशन में उनका नाम आता है और इंडिया से काफी स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ने जाते हैं। इवन यू कैन से इट इज वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। एंड देन फूड, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, वहां पे ऑस्ट्रेलिया लीडर है। तो ये इंडिया का इंटरेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन, अगर मैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, इनका पॉपुलेशन को देखूं तो ये दिल्ली एनसीआर है, इससे कम पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, इन सब के पॉपुलेशन को ऐड करते हैं, इससे कम ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है। सो दिस इज द रीजन बेनिफिट ऑस्ट्रेलिया के साथ इंगेज करने के लिए। अब इंडो पैसिफिक रीजन क्या होता है? सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन ओशियन प्लस वेस्ट पैसिफिक ओशियन। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन काफी नैरो हो जाता, इसलिए ब्रॉड वे में मैंने इसको इंडो पैसिफिक रीजन देखा है। तो इंडो पैसिफिक रीजन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इंडो पैसिफिक रीजन का? यहाँ पे चाइना अभी राइज कर रहा है, यूएस अपने आप को रीबैलेंस कर रहा है इस रीजन में, और इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है। गल्फ रीजन, Indo-Pacific, this is a Gulf region, this is Africa, this is India, Southeast Asia, East Asia, and Australia. So Indian Ocean and West Pacific Ocean. So this is jointly known as Indo-Pacific region. ये रीजन वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। पॉलिटिकली आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मिलिट्री रूलर हैं, यहाँ पे डिक्टेटर्स हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे मोनार्की है। सोशली देखो तो डिफरेंट एथनिक ग्रुप है यहाँ पे। कल्चरली आप यहाँ पे देखो तो बुद्धिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी रिलीजन डेवलप है। यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है, इस्लामिक टेररिज्म, पायरेसी, ड्रग्स कार्टेल, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो यहाँ पे डेवलप है। और कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया यू कैन कैटेगराइज एज डेवलप्ड कंट्री। इंडिया को आप कैटेगराइज कर सकते हो, इंडोनेशिया को एज ए डेवलपिंग नेशन। दूसरी कंट्री है लाइक से कंबोडिया है, या फिर वियतनाम है, म्यांमार है, वो लेसर डेवलप रीजन है। सो दिस रीजन इज डायनामिक इन पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सेंस। और जब भी कोई रीजन डायनामिक होता है देन उस रीजन को कंसोलिडेट करना और उस रीजन के लिए एक सिंगल स्ट्रेटजी बनाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर सिमिलर है लाइक यूरोप को आप देखो या यूएस और कनाडा को देखो तो उनके बीच में काफी अच्छे रिलेशन है, लेकिन जहां पे भी प्रॉब्लम आता है तो उस जगह को कंसोलिडेट करना, यूनिफाई करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। व्हाट इज द की ट्रेंड इन एशिया पैसिफिक रीजन?
वन इज राइज ऑफ चाइना। चाइना यहाँ पे राइज कर रहा है और इनफैक्ट काफी एग्रेसिवली राइज कर रहा है। दूसरा, यूएस अपने आप को रीबैलेंस कर रहा है यहाँ पे। यूएस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वर्ल्ड में हेजीमोनिक पोजीशन पे था। 1946 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तब से लेके 1990 तक 1990 तक वर्ल्ड में दो पावर थे, यूएस और यूएसएसआर। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पे यूएस कंपैरेटिवली ज्यादा डोमिनेंट था। 1990 से 2008 तक यूएस वर्ल्ड में डोमिनेंट पोजीशन पे था, यूनिपोलर पोजीशन पे था, और इस पीरियड को कहा जाता है यूएस हेजीमनी। एंड 2008 के बाद यहाँ पे मल्टीपल पावर्स आ गए। तो 1946 टू 1990 के पीरियड को आप ऐसा कह सकते हो कि ये बाईपोलर पीरियड था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बिकॉज दो पावर थे। 1990 टू 2008 ये यूनिपोलर था, वर्ल्ड में एक पावर था, डेट इज यूएस। और अब वर्ल्ड हो गया है मल्टीपोलर, मल्टीपल पावर्स हैं, और उसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट पावर है वो चाइना है। तो चाइना राइज कर रहा है और यूएस अपने आप को रीबैलेंस कर रहा है इस रीजन में। जब आप इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में सोचते हो तो यू कैन नॉट इमेजिन इंडो पैसिफिक रीजन विदाउट एशियन कंट्रीज। तो एशियन कंट्रीज है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सो विदाउट देम यू कैन नॉट इमेजिन दिस रीजन। तो इस पूरे रीजन का स्ट्रेटजी एशियन के आजू बाजू ही घूमते रहता है। growing importance of Indian Ocean region and maritime issue, growing non-traditional security threat like piracy है, Islamic terrorism है, cyber security है, arm trafficking है, human trafficking है। तो ये कुछ नए ट्रेंड एशिया पैसिफिक रीजन में दिखता है। यहाँ पे कौन कौन की प्लेयर हैं? तो 6 लोग यहाँ पे की प्लेयर हैं। एक एशियन ग्रुपिंग, इसका पूरा एक्रोनियम को मैं अगर एक्सपांड करता हूं तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें से कुछ कंट्री यूएस की एलाइज है, लाइक वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया को आप ले सकते हैं, और बाकी चाइना के ज्यादा क्लोजर हैं। तो एशियन कंट्री को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंट्री विच आर सपोर्टिंग यूएस और एलाइज ऑफ यूएस, एंड कंट्रीज विच आर सपोर्टिंग चाइना और एलाइज ऑफ चाइना। दूसरा जापान है यहाँ पे मेजर ग्रुप, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। चाइना बहुत असर्टिव है, चाइना का जापान के साथ डिस्प्यूट है, और चाइना जापान को अंडरमाइन करने का ट्राई कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर हिस्टोरिकल रीजन। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और वो जापान को लेके काफी उसका नेगेटिव अप्रोच है, काफी अग्रेसिव अप्रोच है। तो जापान चैलेंज फेस कर रहा है चाइना के राइज से, चाइना के क्लेम से, एंड नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। ऑस्ट्रेलिया, उसके पास कोल यूरेनियम का बहुत ज्यादा रिजर्व है, और ऑस्ट्रेलिया भी चैलेंज फेस कर रहा है कि चाइना के राइस को कैसे डील किया जाए, बिकॉज यूएस को हम देखते हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया को हम देखते हैं यूएस का एक्सटेंशन है, और चाइना यूएस एंटी है। तो ऑस्ट्रेलिया का चाइना चाइना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कैसे उसको कंट्रोल करेगा या कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया के पास ही चैलेंज है हाउ टू डील विद चाइना। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का से वो चैलेंज फेस कर रहा है, और चाइना का हेजीमोनी का आउटलुक है, चाइना डोमिनेंट पोजीशन पे आना चाहता है इस रीजन पे। देन चाइना है यहाँ पे, और इंडिया है। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना, वर्ल्ड का सर्विस का हब इंडिया। चाइना नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट की प्लेयर हैं इस रीजन में। बाकी लोगों को भी आप ले सकते हो, जैसे गल्फ रीजन को आप ले सकते हो, लेकिन वो उतने सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं है। दिस 6 प्लेयर आर मोर सिग्निफिकेंट। नाउ इंडो पैसिफिक रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है? 20th सेंचुरी वो पैसिफिक अटलांटिक रीजन का था। जैसे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो यूरोप से स्टार्ट हुआ, फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, यूएस यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर का डिस्प्यूट। तो वर्ल्ड का पूरा पावर सेंटर था पैसिफिक अटलांटिक रीजन, दैट इज यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। और अब ये शिफ्ट होके इंडो पैसिफिक रीजन में आ रहा है। तो वर्ल्ड का पावर एक्सिस ईस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम पैसिफिक अटलांटिक
टू इंडो पैसिफिक। इस जगह पे न्यू इकोनॉमी भी है और ट्रेडिशनल इकोनॉमी भी है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी लाइक इंडिया है जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, थाईलैंड है, या इंडिया के अंदर ही कुछ पार्ट है जहाँ पे सर्विस सेक्टर है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल इकोनॉमी भी है, से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और यहाँ पे न्यू इकोनॉमी भी है, न्यू टेक्नोलॉजी पावर हाउस भी है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एलिगेंस और स्टाइल अगर यूरोप का है तो वो ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, उसके अंदर टेक्नोलॉजी जापान के पास है, जैसे कावासाकी है, फिर ये पैनासोनिक है, सोनी है, और थर्ड, प्राइस इंडियन होना चाहिए। सो इफ यू वांट टू डेवलप एनी ऑर्गेनाइजेशन, एलिगेंस एंड स्टाइल should be like European, technology should be like Japanese, and pricing should be like Indian. इंडियन बहुत कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके लिए वो नोन है। अब जापान और इंडिया ये दोनों इंडो पैसिफिक रीजन में लोकेटेड है। यूरोप का इकोनॉमी जो है वो सेचुरेट हो गया है, और अब नाउ जापान और इंडिया है ये इंडो पैसिफिक रीजन में, अलोंग विद चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर पावर, ये वर्ल्ड के इकोनॉमी को ड्राइव कर सकता है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इन दिस रीजन एंड मार्केट विथ परचेजिंग पावर, और अभी पूरा का पूरा इकोनॉमी शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स कंज्यूमर। जहां पे कंज्यूमर है मार्केट वहां पे शिफ्ट होगा। दिस रीजन हैज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, जापान, इंडिया, चाइना, विद मासिव डिफेंस स्पेंडिंग। एनर्जी के वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट कंज्यूमर है इंडिया और चाइना है, तो जिसकी वजह से जिनको भी एनर्जी रिजर्व अपना सेल करना होगा, दे विल कम टू इंडिया एंड चाइना, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इनटू कंज्यूमर मार्केट, वी आर नॉट लिविंग इनटू बायर मार्केट। और इम्पोर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे रोड के ऊपर हाईवे होता है, वैसे ही ओशन के अंदर, सी के अंदर सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसको शॉर्ट में SLOC कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे लाई कर रहा है। चाइना राइस का, राइस रीजन में व्हाट इज द नेचर ऑफ चाइना राइस। फर्स्ट, चाइना अपने मिलिट्री को रैपिडली मॉडर्नाइज कर रहा है। जैसे जी जिनपिंग का लेटेस्ट अभी स्पीच जो था, उसमें उन्होंने कहा था कि चाइनीज मिलिट्री शुड बी रेडी फॉर एन वार बिकॉज वी आर फेसिंग ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये इनडायरेक्टली हिंट था कि इनकेस अगर कोई और कंट्री चाइना के साथ कुछ मिस करता है, प्रॉब्लम करता है, तो देन चाइना विल नॉट शाई अवे फ्रॉम फाइटिंग वॉर विथ दैट कंट्री। चाइना अपने पावर को प्रोजेक्ट करता है। अगर आप मैप को देखेंगे तो इसमें देखना कि ये पैसिफिक ओशन है, चाइना यहाँ पे लाई कर रहा है, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएस, देन सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको, एंड साउथ अमेरिका में ब्राजील, पेरू कंट्रीज हैं। तो चाइना लाई कर रहा है वेस्ट पैसिफिक में, लाई कर रहा है, और ये है ईस्ट पैसिफिक। तो चाइना वेस्ट पैसिफिक में तो अपने पावर को कंसोलिडेट कर रहा है, बट ईस्ट पैसिफिक में भी अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ इट्स पावर बियॉन्ड इमीडिएट नेबरहुड, दैट इज वेस्ट पैसिफिक के बियॉन्ड। चाइना के अंदर नेशनलिज्म राइज हो रहा है। अभी चाइना एक यूनिक चैलेंज क्या फेस कर रहा है, ताइवान है, हांगकांग है, एंड तिब्बत है। तिब्बत रीजन तो उतना हॉट नहीं है जितना ताइवान एंड हांगकांग है। तो ये रीजन का चाइना के साथ जो रिलेशन है वो काफी मेसी है, और यहाँ पे ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं जो चाइना से अलग होना चाहिए या ज्यादा ऑटोनॉमी होना चाहिए। प्लस वर्ल्ड के अंदर बैन चाइना का कोरस अब और ज्यादा लाउड हो रहा है। काफी कंट्री चाइना के साथ अब अपने आप को डिस एसोसिएट कर रही है, चाइना को डायरेक्टली ब्लेम कर रही है कोरोना वायरस के लिए। तो चाइना के अंदर अब एक नेशनलिज्म राइज हो रहा है कि वर्ल्ड की सारे कंट्रीज हमें परेशान कर रहे हैं, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज चाइना को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, तो अब हमें राइज होके अपनी कंट्री को बचाना चाहिए। तो चाइना के अंदर अभी नेशनलिज्म राइज हो रहा है।
ये पॉजिटिव भी है कंट्री के लिए, ये नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इस सेंस में है कि आप चाइना को ऐसे डेवलप करोगे कि वर्ल्ड के ग्रेट पावर के साथ वो फाइट कर पाए। नेगेटिव ऐसे है कि आप सिर्फ चाइना के इंटरेस्ट को ही देखोगे, यू विल नॉट सी द इंटरेस्ट ऑफ होल वर्ल्ड। चाइना और एशियान के बीच में यहाँ पे ट्रेड रिलेशन इंप्रूव हो रहा है। सो चाइना और एशियान के बीच में $2 ट्रिलियन का ट्रेड है। चाइना वर्ल्ड के जो रीजनल आर्किटेक्चर है, लाइक एससीओ है, आरसीईपी है, बीआरआई है, तो उसके साथ तो चाइना का भी ट्रेड इंक्रीज हुआ है एशियान के साथ, और ये पूरे ट्रेड का वॉल्यूम है $2 ट्रिलियन। इंडियन इकोनॉमी अप्रोक्सीमेटली $2.9 ट्रिलियन का है, और चाइना 2 ट्रिलियन का ट्रेड कर रहा है एशियान के साथ। तो जस्ट इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। यहाँ के जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एशियान के साथ, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें भी चाइना एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ताकि इस पूरे रीजन को इंटीग्रेट कर पाए। साउथ चाइना सी में चाइना वर्सेस एशियान कंट्री को लेकर डिस्प्यूट है। ईस्ट चाइना सी में चाइना वर्सेस जापान को लेकर डिस्प्यूट है। एंड चाइना का टोटल 18 कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, दैट इंक्लूड इंडिया ऑल्सो। तो ये चाइना का राइज है। आप ऐसा कह सकते हो कि चाइना का राइज काफी एग्रेसिव राइज है इन दिस रीजन में। एक मैं बुक पढ़ रहा था, मार्टिन जैक्विस का बुक है, व्हेन चाइना रूल्स द वर्ल्ड। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि चाइना इज गोइंग टू राइज इन द वर्ल्ड, बट व्हाट विल बी द नेचर ऑफ राइज ऑफ चाइना, दैट विल डिसाइड द वर्ल्ड ऑर्डर। इफ चाइना राइज इज पीसफुल देन इट इज ओके, बट इफ चाइना राइज इज अग्रेसिव देन ये वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड चाइना राइज इज अग्रेसिव। इनफैक्ट किसी भी कंट्री का राइज जब होता है तो दैट राइज इज अग्रेसिव। Look at rise of Germany during 19th century और 20th century. Look at rise of Europe जब वो वर्ल्ड में अपने कॉलोनीज को स्प्रेड कर रहा था. Look at rise of US. तो जब इन कंट्री का राइज अग्रेसिव था, सुपर अग्रेसिव था, तो व्हाई नॉट चाइना. अब क्वेश्चन राइज होता है कितना अग्रेसिव. तो चाइना का राइज अगर अग्रेसिव है, सुपर अग्रेसिव है, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड. यूएस अपने आप को इस रीजन में रीबैलेंस करना चाहता है, बिकॉज इस रीजन के कितनी कंट्रीज हैं जो यूएस की एलाइज थी. तो अब यूएस फिर से अपने आप को यहाँ पे अपने आप को लाना चाहता है. और ये आप यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट से भी देखना कि चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है, तो यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे मीडिएट करना है. यूएस के प्रेसिडेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अपना बेस्ट फ्रेंड कंसिडर करते हैं. तो ये सारा है कि यूएस इस पूरे रीजन में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है, अपने आप को रीबैलेंस करना चाहता है, और इसको कहते हैं कि यूएस पाइवट टू एशिया. यूएस अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है. लेकिन यूएस के पास अभी चैलेंजेस क्या है. पहला चैलेंजेस है कि चाइना के साथ हम एडजस्ट कैसे करें. अभी तक यूएस ने पावर को टेस्ट किया है, और यूएस वर्ल्ड में एक न्यूमरो यूनो पावर था, एक नंबर 1 पावरफुल कंट्री था, और अब उसको चाइना के साथ पावर शेयर करना पड़ता है. तो जब आप अकेले कोई पावर को शेयर कर रहे हैं तो उसका थ्रिल अलग है. अब चाइना आ गया पार्टी में तो आपको उसके साथ पावर शेयर करना पड़ेगा. तो हाउ टू एडजस्ट विथ राइज ऑफ चाइना. क्या यूएस भी एग्रेसिव होकर वर्क करे, यूएस माइल्ड हो जाए, या चाइना के साथ कोई एग्रीमेंट करे. यूएस अफगानिस्तान इराक में जो उसने मिस एडवेंचर किया था, वार किया था, तो अभी भी उसके आफ्टर इफेक्ट यूएस में हम देख सकते हैं. यूएस में टेररिस्ट अटैक को लेके या यूएस का बहुत सारा फंड यहाँ पे स्पेंड हो गया. सो यूएस इज इंट्रैप्ड इन हाईली एक्सपेंसिव वॉर इन अफगानिस्तान एंड इराक. यूएस इज अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक स्लो डाउन. तो जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप दूसरे कंट्री के साथ वार कैसे अफोर्ड कर पाओगे. सारा वहां पे आ जाता है कि व्हेन यू हैव मनी इन योर पॉकेट, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है एंड यू कैन डू एनीथिंग. बट व्हेन यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट, वहां पे चैलेंज आता है. तो राइट नाउ चाइना हैज लॉट्स ऑफ मनी इन इट्स पॉकेट, बट यूएस के पास वो लिबर्टी नहीं है. यूएस के लिए एडवांटेज क्या है. जैसे एक और बुक का मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि चाइना राइज करेगा वर्ल्ड में, और वर्ल्ड का एक सुप्रीम पावर भी बन जाएगा,
नो डाउट ये चाइना हो जाएगा, लेकिन चाइना कभी भी यूएस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा एज ए ग्रेट पावर, एज ए ग्रेट इकोनॉमी। उसके पीछे का रीजन ये है, यूएस का इकोनॉमी इनोवेशन पे चलता है और चाइनीज इकोनॉमी कॉपी पेस्ट इकोनॉमी कह सकते हो या रिवर्स इंजीनियरिंग पे है। तो जिस कंट्री में जितना इनोवेशन होगा वो कंट्री उतना ही डेवलप करेगा। जैसे आप भी अगर कुछ सोच रहे हो करने के लिए तो ऑलवेज ट्राई टू बी इनोवेटिव रादर देन कॉपिंग एनीवन। So vast capability of innovation for US, which liberty is not with China. चाइना का इस रीजन में की मिलिट्री अलायंस है, जापान उनका की मिलिट्री अलायंस पार्टनर है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड है, ये यूएस के मेजर एलाइज हैं। एंड यूएस अभी ट्राई कर रहा है अपने एलाइज को एक्सपांड करने के लिए। वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रख रहा है, इंडोनेशिया के साथ अच्छे रिलेशन रख रहा है, मलेशिया के साथ रख रहा है, ताकि अपने आप को एक्सपांड कर पाए। यूएस का पूरा एम क्या है इस रीजन में, जो एग्जिस्टिंग अलायंस है उसको स्ट्रेंथन करना है, नए पार्टनर को ढूंढना है। तो दो को वो कंसंट्रेट कर रहा है, इंडोनेशिया को, इंडिया को। क्यों इंडोनेशिया? एशियान कंट्री में सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इंडोनेशिया, और आप ऐसा कह सकते हो कि एशियान ग्रुपिंग का इंजन है इंडोनेशिया। इंडिया, बिकॉज ऑफ ट्रिमेंडस पोटेंशियल, इंडिया हैज forging economic partnership between countries, achieving constructive relation with China। अब चाइना के साथ यूएस compete भी कर रहा है, उसको कन्फ्रंट भी कर रहा है। जैसे ट्रेड वार को लेके देखो, चाइना यूएस के बीच में कन्फ्रंटेशन है, बट ईरान को लेके काफी हद तक दोनों का सिमिलर व्यू पॉइंट है। तो दोनों compete भी कर रहे हैं, दोनों कन्फ्रंट भी कर रहे हैं। इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस रीजन में? इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएस के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ इस रीजन में। तो हमें इस कंट्री के साथ अपना पार्टनरशिप और डीपन अप करना चाहिए, बिकॉज ये सारी कंट्री चाइना से थ्रेट फेस कर रही है। तो क्यों नहीं हम इनके साथ अच्छा रिलेशन रख के हम उसको बेनिफिट ले सकते हैं। इंडिया इस रीजन के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड सिक्योरिटी एजेंडा को सेट कर सकता है। वो कैसे? पॉलिटिकल एजेंडा लाइक डेमोक्रेसी को और ज्यादा डिपेंड कर दें। इकोनॉमिक एजेंडा मीन्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो जाए इस रीजन के साथ, सोशली थ्रू बुद्धिज्म कनेक्शन, थ्रू आवर कल्चरल कनेक्शन। आपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे देखा होगा कि डेविड वार्नर हैं, वो तमिल सॉन्ग के ऊपर, पंजाब सॉन्ग के ऊपर, पंजाबी सॉन्ग के ऊपर, हिंदी सॉन्ग के ऊपर वो डांस कर रहे हैं। सो बॉलीवुड इंडिया का सॉफ्ट पावर है, और आफ्टर हॉलीवुड कोई बहुत ही रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्रीज है तो वो बॉलीवुड है। तो इसको हमें एक्सपांड करना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंडा को, जो इस्लामिक टेररिज्म है, पायरेसी है, आर्म्स ट्रैफिकिंग है, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो इस पूरे रीजन का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड सिक्योरिटी एजेंडा को इंडिया सेट कर सकता है। इंडिया के पास लिबर्टी ये है कि हम हाई क्रेडिबिलिटी एंजॉय करते हैं एशियान के अंदर, प्लस ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया का कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है कि इंडिया ने किसी कंट्री को अटैक किया है, या किसी कंट्री को एक्सप्लॉइट किया है, या किसी कंट्री को रूल किया है उसके विश के अगेंस्ट। तो वी इंजॉय हाई क्रेडिबिलिटी इन द रीजन, विच चाइना, यूएस वो इंजॉय नहीं कर रहा। अगर इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का डोमिनेंस होता है तो वो नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट करेगा, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट रीजन एथनिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ कनेक्टेड है, और जितना हम ज्योग्राफिकली कनेक्टिविटी इंप्रूव करेंगे उतना नॉर्थ ईस्ट रीजन को हेल्प करेगा। सिक्योरिटी कॉपरेशन, इंडिया जो सिक्योरिटी रिस्क फेस कर रहा है उस सिक्योरिटी रिस्क को हम काउंटर कर पाएंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का डेवलपमेंट हो पाएगा, वो एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिट हब बन सकता है। इंडिया को फोकस करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है IORARC, दैट इज इंडियन ओशियन रिल्म फॉर एडवांस रीजनल कोऑपरेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया को हेल्प मिलेगा। जैसे बे ऑफ बंगाल है, वन ऑफ द साइक्लोन प्रोन रीजन है, तो इंडिया बाकी सारे कंट्री के साथ अगर एक्टिव कोलैबोरेशन करती है तो हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगा साइक्लोन के बारे में। अल नीनो अकर होता है पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशियन डाइपोल है, वाल्कर सर्कुलेशन है, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब इंडियन क्लाइमेट हम देखेंगे। तो बे ऑफ बंगाल वन ऑफ द डिजास्टर प्रोन रीजन है।
क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर या वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी को भी आप ले सकते हो। तो गुड रिलेशन विद दिस कंट्री विल हेल्प अस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडो पैसिफिक रीजन। हमने इस रीजन को देखा था इन द लाइट ऑफ वर्चुअल समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन 4th ऑफ जून 2020। तो ये टॉपिक कंक्लूड होता है, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो।